गुरु वो है जिसमें गुरुता हो, गुरु रूपी लघुता नहीं। गुरु वो है जो सीख सके, गुरु वो है जो सिखा सके। गुरु गुरु भी हो, गुरु शिष्य भी हो, गुरु में गुरुता परिलक्षित हो। गुरु ठोस रहे पर गुड़ की तरह, गुरु ठोस रहे पर गुड़ की तरह, हर बार में मीठा प्यार मिले। अपने इन्हीं स्वरचित पंक्तियों के साथ मैं अर्चना शुक्ला अंग और आहा की मात्रा के साथ आपका अपने चैनल सृजन नवाचार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। जब बात अंग की मात्रा की आती है तो शुरू से हमको एक बिंदु के रूप में पढ़ाया गया है कि जो सिरो रेखा होती है उसके ऊपर एक बिंदु लगा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंग की मात्रा कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अंग की मात्रा सबसे कठिन है। छोटी कक्षाओं में हमको अंग और आहा इसी रूप में, बिंदु के रूप में पढ़ाया गया, लेकिन जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो इसका रहस्य समझ में आता है कि जो अंग की मात्रा है वो जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, यानी क से लेकर म तक, उसका जो पंचमाक्षर होता है उसी को हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं। यही पंचमाक्षर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम वर्ण विक्षेप करते हैं तब इसका जानना बहुत जरूरी है। जब किसी भी वर्ण पर ये बिंदु लगे होते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन से वर्ग का पंचमाक्षर है जिसको बिंदु के रूप में दर्शाया गया। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यहाँ बिंदु भी बोलता है। चलिए देखते हैं कि अंक को हम लिखते कैसे हैं और किस चिन्ह के रूप में इसका वर्णों पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अंक को हम इस प्रकार से लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि अंक को हम इस प्रकार से, यानी एक रेखा होती है सिरो रेखा, उसके ऊपर एक बिंदु हमें दिखाई पड़ता है, वही तो अंक की मात्रा है। अब देखिए, हमने अंक को कैसे लिखा? हमने अंक को इस प्रकार से लिखा, और अगर हम चिन्ह के रूप में कहीं प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ क लिख दिया और यहाँ पर हमने एक बिंदु लगाया जिसको हमें ये पता है कि अंक की मात्रा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर आपने लिखा कंगन, आपने क्या लिखा? आपने लिखा कंगन, तो जो ये अंक की मात्रा है वो स्वर के तुरंत बाद और व्यंजन के तुरंत पहले लगाया जाता है। इस प्रकार यहाँ बिंदु का हम प्रयोग करेंगे। अगर हम बात इस बिंदु की करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अंग यहाँ पर लगा दिया गया है और ये बन गया कंगन। बिल्कुल नहीं। आपको मैंने यहाँ बताया है कि हिंदी के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हमारी हिंदी वर्णमाला में हमको दिखाई पड़ता है। और उसका पंचमाक्षर यानी क ख ग घ ङ य ण न और म, ये जितने भी पंचमाक्षर हैं इन्हीं को हम बिंदु के रूप में इन वर्णों में प्रयोग करते हैं। यानी जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का ही पंचमाक्षर हर चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर बात हम कंगन, और आपको देखना कौन सा, इन वर्ग में अक्षर देखना क्या, जो परे आता हो। जैसे यहाँ आया कंगन, कंगन। आप बोल के देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो जो श्वास है यानी जो हवा हमारे मुख में है वो मुख से रुकती हुई और नाक से निकलती है। जब आप अंग की मात्रा लगाते हैं यानी हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यानी जो पंचमाक्षर है बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुस्वार। ये हिंदी को आसान करने के लिए इन वर्णों को ना लगाकर इस बिंदु का प्रयोग किया गया, जैसे पढ़ने में आपको कहीं भी संशय ना हो। जब अनुस्वार लगे हुए किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो जो श्वास है वो मुख में अवरुद्ध होती है, यानी जो आपके मुंह में जो हवा है अवरुद्ध होती है और कहां से निकलती है? नासिका के द्वारा निकलती है। और आप बोल कर देखिए, क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको जोर लगता है और ये नासिका से हवा के रूप में निकलती है, यानी मुंह में अवरुद्ध हुआ, रुका और नाक के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात हम उसी
उसी की कर रहे हैं कि ये पंचमाक्षर को कैसे समझें। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको वर्ण विच्छेद करना हो। कुछ शब्दों को देखने से पहले इन पंचमाक्षरों से बने शब्द को हम देख लें कि अगर इनका वर्ण विच्छेद होता है तो किस प्रकार से होता है। अगर मान लीजिए क ख ग घ ङ में कोई शब्द आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक शब्द आया और आपने लिखा गंगा। आपने क्या लिखा? गंगा। तो अब यहां पर अगर इसका वर्ण विच्छेद हो तो आपको परे वाला ही जो वर्ण है उसको देखना है, और ग आया है तो ग किसका है? क ख ग यानी क वर्ग का अक्षर है। तो आप इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां लिखेंगे ग, और ग में क्या लगा है? अ, और अ में उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपको यहां ंगा नहीं लिखना है, आपको यहां लिखना है किसका पंचमाक्षर क्या है। तो आप जान गए किसका पंचमाक्षर क्या है? इसका पंचमाक्षर है ंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? ग करते हैं और फिर हम अ करते हैं। इस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। अब दूसरा शब्द आप लीजिए चंचल। आपने क्या लिया? चंचल। अब आप सोचिए कि च में ये अनुस्वार लगा हुआ है, तो जो अनुस्वार है क्या ये लगा है? क्या ंग लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? तो आप इसके परे वाले अक्षर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ च है। इसके मतलब यहाँ इसी वर्ग का पंचमाक्षर लगा हुआ है, यानी ज्ञ लगा हुआ है। तो आप भी इसी प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। अब तीसरा देखिए, अगर हम ट वर्ग की बात करते हैं तो हमने मान लीजिए एक शब्द लिया डंडा। क्या लिया? डंडा। अब आप सोचिए कि ये जो अनुस्वार है और उसके बगल वाला क्या है? ये ड है। तो आपको ये सोचना है कि इसका पंचमाक्षर इसके बीच में क्या लगा होगा। जब हम उच्चारण करते हैं तो ये पंचमाक्षर हमको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है। क्यों? हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। यहाँ एक एक चीज का जो उच्चारण करते हैं सबकी ध्वनियां अलग हैं, सबके चिन्ह अलग हैं, सिर्फ आपको वही याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए तो ये किसमें आया? ये ड आया, तो यानी इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में यहाँ ड़ आएगा। अब ता वर्ग का एक शब्द लीजिए और आप यहाँ लिखिए दंत। आपने क्या लिखा? दंत। अब सोच कर देखिए, ये त वर्ग, इसके परे वाला कौन सा अक्षर आया? त है, तो त थ द ध न, यानी पंचमा अक्षर यहाँ क्या लगा? अनुस्वार के रूप में जो बिंदु का प्रयोग किया गया तो वहां पर न, यानी त वर्ग का पंचमाक्षर न लगा। बात यहां हम करेंगे प वर्ग की, और हमने एक शब्द लिया संपन्न। ये शब्द हमने लिया। अब यहाँ जो अनुस्वार लगा है, आप सोच कर देखिए कि ये जो अनुस्वार है, ये जो बिंदु लगा है, ये किस वर्ग का कौन सा पंचमाक्षर है? आपने देखा यहाँ प है, तो प वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? म। तो यानी यहाँ पर म लगा। बिंदु का प्रयोग पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, यानी हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है, मैंने आपको बताया, और 5 वर्ग में हमको दिखाई पड़ता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, यानी क ख ग घ ङ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी जो पंचमाक्षर है उसी को बिंदु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ये तो बात हो गई कि हम इसको जो अनुस्वार है उसको प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए कुछ शब्द हम लिखते हैं और आप उसको बोल कर देखिए। शब्द लेने से पहले, उच्चारण कराने से पहले एक शब्द हम और लेंगे, और शब्द लेंगे हम संयम। और हमने क्या लिया? संयम। अब अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि जो 25 स्पर्श व्यंजन है उसके अलावा अगर इस प्रकार का चिन्ह यानी बिंदु हमको दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पे अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसकी जगह ये पंचमाक्षर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके परे क्या आया है? यह आया है। और अगर यह आया है तो ये पंचमाक्षर तो नहीं है। अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 25 स्पर्श व्यंजन के बाद जब इस प्रकार से आपको बिंदु दिखाई पड़ेगा तो यही अंग हम यहाँ पर लिख देंगे,
यानी यहाँ हो गया स, यहाँ हो गया अंग, और यहाँ हो गया य और अ, और उसके बाद यहाँ हुआ म, और यहाँ हो गया आपका अ। तो क्या हुआ, जब इसका वर्ण विक्षेप करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 25 वर्ण के बाद अगर इस प्रकार से बिंदु लगा होगा तो उसको हम अंक के रूप में जानेंगे और उसका वर्ण विच्छेद हम अंक के रूप में ही करेंगे। एक शब्द हम लेते हैं और लेते हैं कंकड़। हमने क्या लिया, कंकड़। अब हमने शब्द लिया कंकड़, लेकिन अब क्या इसको हमने कंकड़ लिखा, ककड़ लिखा। अब आप बोलिए और देखिए कि जो बिंदु है अनुस्वार है वो कहां पर लग रहा है, तो आ क्या गया, कंकड़। यानी यहां पर हम लगाएंगे स्वर के जस्ट बाद और व्यंजन के जस्ट पहले, और हमने लिख दिया कंकड़। हमने क्या लिख दिया, कंकड़। यही अनुस्वार है जिसको हम आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं। अगर हम इसका वर्ण विक्षेप करें तो इसकी जगह आपको क्या आएगा, क वर्ग का क्या आएगा, क वर्ग का अंग आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हम कंकड़। अगर मान लीजिए आपको पतंग लिखना है, क्या लिखना है, प त और ग। अब बोलिए यहाँ बिंदु कहाँ निकल रहा है, पंग लगा देंगे तो पंग तंग हो जाएगा। अब आप बोलिए प तंग तंग, तो देखिए त यानी जो हमारा वर्ड निकला और नाक पे यहाँ जोर हुआ पतंग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पतंग। इसी प्रकार से आप बोलिए और आप लिखिए ढंग। फिर हमने लिखा रंग, रंग क्या लिखा, रंग। कंचन क्या लिखा, कंचन। तो आपको समझ में आ रहा है कि जिस वर्ण पे हमारी नासिका दबती है, यानी हम नासिका से जिस वर्ण के साथ उस बिंदु का उच्चारण करते हैं वहीं पर वो बिंदु लगाया जाएगा। जैसे ढंग, रंग, पतंग, जो भी आप अनुस्वार के साथ यानी अंग की मात्रा का जब हम प्रयोग करते हैं तो जहां पर हमारी नासिका हल्की सी दबती है तो समझ जाइए कि उसी वर्ण के बीच में अंग की मात्रा लगाई जाएगी। अह मात्रा से पहले हम इसी बिंदुओं की बात करते हैं। एक रूप में आपने देखा कि हमने यहाँ पर अंग यानी शिरोरेखा पर इस प्रकार से बिंदु देखा, और एक आप और देखते हैं और आप शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु देखते हैं, यानी चंद्र और ऊपर एक बिंदु लगा होता है, चंद्र बिंदु। चंद्र की तरह आकार होगा और एक बिंदी लगी होती है, इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम अंक का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो जो पंचमाक्षर होता है उसको हल चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं, आधे वर्ण के रूप में। लेकिन जब हम बात उसको अनुस्वार कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनुनासिक। अनुनासिक हम कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, इसको हम चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चीज याद रखिए कि हमेशा स्वर के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम बात अनुस्वार की करें तो अनुस्वार में जब हम कुछ बोलते हैं तो जो मुख में है यानी मुंह के अंदर जो श्वास यानी हवा है वो अवरुद्ध होती है। जैसे कंचन, आप देखिए कुछ सेकंड के लिए रुका, कंचन, पतंग, ढंग। लेकिन जब हम बात अनुनासिक की करेंगे तो यहाँ कोई अवरुद्ध नहीं होगा। यहाँ पर अंग की बात करेंगे तो यहाँ नाक दबेगी और इसके श्वास नाक के साथ ये बाहर निकलता है। लेकिन जब अनुनासिक की बात करेंगे यानी चंद्र बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ मुख और नाक दोनों बराबर वर्क करते हैं, बराबर काम करते हैं। जैसे हमने बोला चांद, यानी मुख से भी श्वास निकल रहा है और नासिका से भी निकल रहा है। अब ज्यादातर ये क्या है, आ मात्रा के साथ ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अ मात्रा के साथ भी इसका प्रयोग होता है। एक शब्द लिया चांद, अब अब आप बोलकर देखिए चांद, ने क्या लिखा, चांद। देखिए मुंह भी खुला और नाक, चांद। और कहीं अवरुद्ध हुआ, अगर आपने बोला रंग, ढंग, तो अंदर श्वास रुकती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन जब हम चांद बोलते हैं तो मुंह और नासिका दोनों बाहर की तरफ आते हैं, श्वास बाहर निकलती है। अगर आपको लिखना है सांप, क्या लिखना है, सांप,
सा, मुख खुला नाक दोनों, नासिका से भी ध्वनि, मुख से भी ध्वनि, यहां से भी श्वास, यहां से भी श्वास। तो हमने क्या बोला? चांद, सांप, पूंछ। यहां देखिए, अगर आपने यहां लिखा है पूंछ, क्या लिखा आपने? बोलकर देखिए, यहां क्या रुका? अगर क्या हो रहा है, लोग चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन शुद्ध रूप से अगर आप पूछिए तो यहां पर चंद्र बिंदु ही लगाया जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना कि अगर इसका हम वर्ण विक्षेप करेंगे कि किस प्रकार से होगा। तो मान लीजिए हमें चांद का करना है, तो चांद में तो यहां पर हमने लिखा च प्लस प्लस द और प्लस अ, बन गया चांद। क्यों? क्योंकि च के साथ आ रहा है, इसलिए इसमें हम उस प्रकार से वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे कि पहले च करें फिर अ करें फिर आ करें, क्योंकि स्वर के साथ ही आ की मात्रा यहाँ पर यानी चंद्र बिंदु हमें दिखाई पड़ रहा है। और एक छोटी सी बात और है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा और शब्द के लास्ट में यानी अंतिम में ए की मात्रा हो या ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, यहाँ पर आपको ये बिंदु दिखाई पड़ता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। इसी के अंतर्गत चलिए एक चिन्ह की बात और करते हैं। तो आपने अभी तक देखा शिरोरेखा पर बिंदु यानी अनुस्वार, शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। अब हम बात करेंगे शिरोरेखा पर इस प्रकार के चिन्ह की, यानी आपको यहां चांद तो दिख रहा है लेकिन बिंदु नहीं दिख रहा है। अब चलिए एक शब्द में इसको प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। आप कहीं गए डॉक्टर के यहां, तो आपने देखा इस प्रकार से वहां लिखा होता है। अब आपके दिमाग में आया ना ये बिंदु है ना ये चंद्र बिंदु है, ये इस प्रकार से चांद बना हुआ है, तो इसको हम डॉक्टर पढ़ते हैं। यानी यहाँ अ और ओ दोनों ही हमें सुनाई पड़ता है। बोलकर देखिए डॉक्टर। इसी प्रकार से रॉकेट, आप बोल लिखिए यहाँ रॉ और यहाँ कैट। कहीं आपने इस चंद्र में बिंदु लगा दिया ना तो रॉकेट हो जाएगा, और लिखना क्या है आपको? रॉकेट लिखना है। तो इस प्रकार हिंदी में जब आपको चंद्र दिखाई पड़े तो आपको समझना ये चाहिए कि ये जितने भी अंग्रेजी के शब्द होते हैं और जहां आ और ओ दोनों की ध्वनि निकलती है, वहां इस प्रकार इसको हम अ के रूप में पढ़ते हैं, यानी डॉक्टर, रॉकेट। बहुत प्रकार से ऐसे शब्द हमें दिखाई पड़ते हैं अंग्रेजी के जिसमें इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है। अब चलिए अह की मात्रा हम देख लेते हैं। अह मात्रा दो बिंदु के रूप में हमें दर्शाया रहता है, यानी इस प्रकार से जब लिखा होता है, इस प्रकार से लिखा होता है किसी भी वर्ण के साथ, तो उसमें अ के साथ ह यानी अह। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है प्रातः, इस प्रकार से आप लिखते हैं प्रातः, तो अगर हम इसको ये हटा दें तो ये हो जाएगा इस प्रकार से प्रातः। क्या हो जाएगा? प्रातः। लेकिन हमें लिखना क्या है? इसको हम विसर्ग भी कहते हैं, जो दो बिंदु के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, या दो बिंदु के रूप में किसी भी वर्ण के सामने लगा रहता है। जैसे क में लगा तो क, छ में लगा तो छ, म में लगा तो म। और इसका ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में भी। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोग ऐसे ही दुख लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से अ की मात्रा होती है, तो हम इसको पढ़ते हैं दुख। यहाँ हमने लिखा नमः, यहाँ हमने लिखा प्रातः, यहाँ हमने लिखा शनहि। तो यहाँ भी जिस शब्द में आपको ये दो चिन्ह दिखाई पड़ जाएं, यानी अ के साथ ह की ध्वनि अगर हमें सुनाई पड़ रही है तो अ के साथ ह आपको बोलना है। जैसे प्रातः, अंततः, अतः। इस प्रकार से जब भी चिन्ह दिखाई पड़े तो आपको अ के साथ ह बोल देना है, फिर आप इसका भी शुद्ध रूप से उच्चारण करने लग जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज अंग और आहा की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ रा के रूप के साथ, यानी उड़ंती रा और पदेन रा के साथ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।